ये आकाशवाणी है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के.वी. प्रसाद। संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। जनवरी 31 से चलकर ये अप्रैल 6 तक रहेगा। इस दौरान 2 काल में बटेंगे। जनवरी 31 से लेकर फरवरी 13 और दूसरा जो चरण होगा मार्च 13 से लेकर अप्रैल 6। और इस बीच फरवरी 14 से लेकर मार्च 12 तक संसद की विभिन्न कमेटियां जो हैं वो बजट के प्रपोजल्स को आंकेंगी। 31 तारीख जनवरी को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू संसद में केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों के मेंबरान को संबोधित करेंगी। उसके पश्चात मेंबर उनका मोशन ऑफ थैंक्स यानी कि उनके अभिभाषण के ऊपर अपनी अपनी बात रखेंगे। ये एक महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सबको पता है कि बजट आने वाले साल में आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा दिया जाएगा और संसद में फरवरी 1 को हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट के पूरे दस्तावेज रखेंगी और देश को ये बताएंगी कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है और आने वाले साल में क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे, जिस तरह से वो सरकार अपनी तरफ से जो पूरी लेखा जोखा करके आगे का रास्ता दिखाती है। इस दौरान जैसे मैंने कहा मार्च 13 के पहले और फरवरी 13 के बीच जो संसद की विभिन्न समितियां हैं वो हर एक बजट के प्रस्तावों को देखेंगे और उसके बीच उसके अंदर क्या अनुमोदन है उसके लेकर उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके चलते संसद फिर से इस पे अपनी अपनी फाइनली मोहर लगाएगा कि जो वित्त बिल है उस पे पर अपनी मोहर लगाता है। ये सत्र में क्या उम्मीद है लोगों को, सांसद क्या चाहते हैं, विपक्ष क्या कह रहे हैं, इन सब के बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक जुड़ा पैनल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद अपराजिता सारंगी अपनी बात रख रही हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से नासिर हुसैन ने अपनी बात रखी। हम उसी तरह से विकास रंजन भट्टाचार्य जी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से अपनी बात है और संतोष कुमार जी अगर वो सीपीआई की तरफ से कह रहे हैं कि वे कौन सी प्राथमिकता हैं। और ठीक है डॉक्टर सीमा मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ मुद्दे उन्होंने चिन्हित किए हैं जो कि वो चाहते हैं कि संसद के इस सत्र में उनकी तरफ से और विपक्ष की तरफ से उठाई जाए। नासिर हुसैन जी, कांग्रेस ने कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि वो इस वाले सत्र में उठाना चाहेगी? देखिए, इस बजट सेशन में एक तो मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर काफी बहस होगा, प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे बहस होगा, उसमें बात रखने का काफी मौका मिलेगा। और दूसरा जो है बजट सेशन पे हम लोग जो है अपनी बातों पे रखने की कोशिश करेंगे। आपको जैसा पता है कि हम लोग लगातार चर्चा की हम लोग मांग करते रहे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये सरकार चर्चा से भागते रहे। ये हमेशा एक डिनायल मूड में रहेगी। ये बहुत सारे मुद्दे जो हम लोग उठा रहे हैं, बेरोजगारी के, गरीबी के, प्राइस राइज के, इन्फ्लेशन के, चाइनीज इंकर्शन के ऊपर जो घुसपैठ करके हमारी जमीन आका के रखे हुए हैं, तो उसके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज का जिस तरह से हो रहा है उसके ऊपर, ये सब मुद्दों पे हम चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन चर्चा से सरकार लगातार ये जो 2 मौके मिलेंगे, एक तो बजट पे और दूसरा जो है मोशन ऑफ थैंक्स में जो मौके मिलेंगे उसमें पूरी कोशिश करेंगे हम इन मुद्दों के ऊपर भी अपनी बात रखें, इसके ऊपर भी चर्चा हो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो बिल्स आएंगे, पिछली बार भी विंटर सेशन में भी हम लोगों ने यही बोला था कि हम मुद्दे उठाएंगे, हम लोग को जहां बात करने का मौका नहीं है तो वॉकआउट करेंगे, हम थोड़ा बहुत वहां पे हंगामा करेंगे, लेकिन हम सदन को चलने देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बिल्स आते हैं वो बिल्स के ऊपर बहस होके और कई टाइम बहस होने के बाद भी हम लोग सर्वसहमति से भी बिल्स पास करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह कोशिश किए हैं, तो उसी तरह से इस बार बजट सेशन में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे मुद्दे भी उठे और साथ में बिजनेस ऑफ द हाउस चले। हुसैन साहब, लगातार एक बात खासकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाई जाती है कि सदन में मुद्दे उठे, चर्चा हो, लेकिन उनका ये मानना है कि विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है यह सकारात्मक नहीं है बल्कि नकारात्मक रहती है। देखिए, पार्लियामेंट का मतलब क्या? पार्लियामेंट का मतलब जो है फ्लोर अपोजिशन को बिलोंग करता है, विपक्षी पार्टियों को बिलोंग करता है। वहां पे सरकार को घेरने का मौका विपक्षी पार्टियों को दिया जाना चाहिए। वहां पे लोगों के मुद्दे विपक्षी पार्टियों को उठाने देना चाहिए। जो सरकार जो पूरे देश के ऊपर राज कर रही है
उनके जो खामियां हैं, उनके जो गलतियां हैं, उनके जो जहां जहां वो चूक रही है, उन मुद्दों पे लोगों का ध्यान आकर्षक करना, देश की जनता का ध्यान आकर्षक करना और उसके ऊपर चर्चा करवाने की जिम्मेदारी अपोजिशन पार्टीज की होती है। गवर्नमेंट अपना एजेंडा लेके आती है, उसके ऊपर तो बहस होती है और बहुत सारे टाइम मैं जैसा अभी कह रहा था कि सर्वसम्मति से भी बहुत सारे टाइम बिल्स पास हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे टाइम सरकार जो है जन के मुद्दे, लोगों को मुद्दे से बहस करने से पीछे हट जाती है। अपोजिशन पार्टीज का एजेंडा होता है कि जन के मुद्दे उठाएं, लोगों के मुद्दे उठाएं और जो घटनाएं घटते हैं, जो डेवलपमेंट्स होते हैं 50 तरीके की चीजों को लेकर उन मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर उठाएं, उन मुद्दों के ऊपर बहस करवा, उस मुद्दों के ऊपर चर्चा करवाने की मांग करें। ये अपोजिशन पार्टीज का जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये कहना है कि अपोजिशन पार्टी जो है मुद्दे ही ना उठाएं, सिर्फ अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स संसद में जाएं और वहां पे बैठे सरकार की बात सुने और हाथ उठा के हाँ करके बोल के आ गए, तो इससे हास्यास्पद तक सिचुएशन मुझे लगता है कि और कोई नहीं होगा। तो इसीलिए अपोजिशन के एमपीज उनका अपना रोल बाखूबी तरीके से जानते हैं, अपोजिशन पार्टीज अपना रोल बाखूबी तरीके से जानते हैं और निभाना भी चाहते हैं। तो इस लाइन में काम करने के लिए जो है वो अपने मुद्दे उठाते हैं। सरकार को ये चाहिए कि अपना एजेंडा, अपने बिल्स जरूर लाएं, उसके साथ में अपोजिशन का जो एजेंडा होता है या अपोजिशन की जो मांगे होती है, अपोजिशन क्या करती है, चर्चा ही तो करवाने की मांग करती है, तो उनके मुद्दों को भी अकोमोडेट करना चाहिए। जिस दिन उन अपोजिशन के भी मुद्दे अकोमोडेट करना शुरू करेगी सरकार, मुझे लगता है कि उस दिन से सदन भी ठीक चलेगा और साथ ही साथ जो है काफी प्रोडक्टिव काम भी होगा। हुसैन साहब, आप एक बात कह रहे हैं कि विपक्ष, लेकिन अक्सर ये देखा गया है काफी अरसे बाद काफी चीजों में विपक्ष खुद एकजुट नहीं होता। मुद्दे अलग होते हैं, हर राजनीतिक पार्टी की अपने अपने प्राथमिकता होती है, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दों पे सहमति बनती है, लेकिन विपक्ष एकजुट राज्य दिखाती है, कई बार उसमें चूक लगती है। देखिए, आप कैसा मान लेते हैं कि सारे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो है एकजुट हो जाए, यानी सारे पॉलिटिकल पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। भाई, एक तरफ यूपीए है, दूसरी तरफ एनडीए है। यूपीए जनरली जो है अपने तरीके से एक होते हैं, एनडीए वाले तो सरकार में है ही हैं। बहुत सारे पार्टीज ऐसे हैं जो यूपीए और एनडीए के अलायंस के बाहर हैं। कुछ पार्टी जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, कुछ पार्टीज कहते हैं नहीं भाई, हम आपके साथ स्टेट्स में लड़ रहे हैं तो इसलिए आपके साथ दिखाई नहीं देना चाहते, लेकिन मुद्दों पे आपके साथ हम खड़े रहेंगे, यानी उस मुद्दों पे आपका जो स्टैंड है वही स्टैंड हम अपनाएंगे, लेकिन आपके साथ नहीं खड़ा होना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, उनकी अपने मजबूरियां स्टेट्स में हैं। अगर अब टीएमसी वेस्ट बंगाल में हमारे से लड़ती है, यानी तो जेडीएस कर्नाटका में हमारे से लड़ती है, तो वो कैसा जो है हमारे साथ वो दिखाई देगी। तो ये चैलेंजेस तो रहेंगे अपोजिशन पार्टीज के अंदर, बट ब्रॉडली जो है जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, जो जन के मुद्दे हैं, जो अर्जेंट मुद्दे हैं, जो लोगों की फ्यूचर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, लोगों को राहत दिलाने वाले जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे अक्सर पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और लोकसभा के अंदर दोनों जगह जो है विपक्षी नेता एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं। मैं खुद पार्टी का व्हिप हूँ राज्यसभा में, मुझे पता है किन मुद्दों पे सारे एक हो जाते हैं और किन मुद्दों पे जो है थोड़ा अलग अलग अपनी बात रखते हैं। तो इससे मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि सारे पार्टी से एक हो जाए। अगर सारे पार्टी से एक हो जाना है या एक प्लेटफॉर्म पे हर बात पे आना है, तो वो अलग अलग पार्टियां क्यों रहेंगे, फिर वो मर्ज हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये अपोजिशन यूनिटी वाला जो बार बार जो भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार जो इस इशू को रेज करती है, यानी तो बताती है कि अपोजिशन पार्टी एक नहीं, मतलब अपोजिशन पार्टी तो एक हो ही नहीं सकते ना। एक होना है वो यूपीए में है, जो एक नहीं होना चाहिए वो अलग है, लेकिन इश्यूज के ऊपर साथ आते हैं। डॉक्टर मलिक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अपनी नीतियां हैं, लेकिन तमाम सारे विपक्ष की भी अपनी प्राथमिकता है। तो दोनों मुद्दों पे आपकी पार्टी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आप चाहते हैं कि संसद में उठाएं? देखिए, यूं तो बजट सत्र हमेशा से ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार जो 31 जनवरी से शुरू हो रहे हुए इस बजट सत्र को हम बहुत महत्वता देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये मौजूदा केंद्र सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। बजट को लेकर देश के हर तबके की उम्मीदें सरकार से होती हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, वो नौकरी पेशा वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, कोई औद्योगिक घराने हो या रोजमर्रा कमाने वाले लोग हो। हर कोई अपने नजरिए से सरकार से सहूलियत या छूट चाहता है। ऐसे में ये बजट सेशन है हमारा, ये एक चुनावी बजट भी हो सकता है, लेकिन देखिए, हम चाहते हैं कि जो हमारी सरकार है वो महंगाई की मार झेलते हुए मिडिल क्लास की सरकार को मिडिल क्लास को एक सहूलियत देनी चाहिए, एक छूट देनी चाहिए। और अगर सरकार ऐसा करती है तो हम खुश हैं, पर अगर वो ऐसा नहीं करती तो हमारी पार्टी माननीय आदरणीय शरद पवार साहब की अगुवाई में संसद के दोनों ही सदनों में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगी।
वैसे भी आम आदमी से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो आम आदमी से जुड़े हों या वो किसानों से जुड़े हों, हमारे सांसद हमेशा ही दोनों ही सदनों में इन लोगों के लिए हमेशा ही मजबूती से आवाज उठाते आए हैं और हम आज भी इस सत्र में भी हम उनके लिए मजबूती से आवाज उठाएंगे। देखिए, मुद्दे बहुत है सर जो हम संसद के समक्ष रखना चाहते हैं, तो इनमें कुछ मुद्दों को हम प्राथमिकता देंगे, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो महिला रिजर्वेशन बिल हो या महिलाओं के लिए जेंडर सेंसिटिव बजट हो। इसके अलावा देखिए, हम संसद पर चर्चा करना चाहेंगे भारत और चीन के सीमा विवाद के ऊपर, और चीन के साथ जो हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं इनके ऊपर भी हमें लगता है कि एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए संसद में। इसके अलावा देखिए, ये तो मुख्य मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम प्राथमिकता है हमारी। इसके अलावा भी काफी सारे मुद्दे हैं, जैसे कि साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया का दुरुपयोग और डेटा प्रोटेक्शन के बिल के बारे में पिछली बार भी चर्चा हुई कि हम चाहेंगे कि उसके ऊपर चर्चा हो। और मुद्दे हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में हम चाहेंगे कि इसके ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए। माइनिंग एक्ट संशोधन बिल के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। आज हमारा माइनिंग सेक्टर इतना नीचे जा रहा है, माइनस में उसका ग्रोथ है, तो उसके ऊपर एक चर्चा होना बहुत जरूरी है। देखिए, सौर ऊर्जा के उपयोग हैं और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मुद्दे हैं, इनके ऊपर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। ये सही मुद्दे हम संसद के समक्ष रखना चाहेंगे। जब हम बात करना चाहेंगे संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के ऊपर, कोलिजियम सिस्टम का जो एक विवाद चल रहा है उसके ऊपर, फिर माइनिंग हमारे गवर्नर हैं, कुछ विवादित चीजें रही हैं, उनके ऊपर भी हम इन मुद्दों को भी हम संसद में उठाना चाहेंगे। इसके अलावा काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है या जातीय जनगणना की बात है, तो ये सब चीजों पे हम चाहेंगे कि संसद में चर्चा हो। तो सर्वप्रथम जो हमारी प्राथमिकता है उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। देखिए, सर्वप्रथम बजट सत्र है, बात करना चाहूंगी मैं अर्थव्यवस्था के बारे में। अमीरों और गरीबों के बीच की बढ़ती हुई खाई है, जो ये असमानता है, वो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है और इससे हम चाहेंगे कि इसके ऊपर चर्चा हो। जिस तरह से देखिए, अगर आप बजट सत्र है, टैक्स की बात करना बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट टैक्स हमारा 30% से 22% कर दिया जाता है। अमीर लोगों के लोन माफ कर दिए जाते हैं, पर हम बात करना चाहते हैं देश के उस वर्ग की जो आज महंगाई के या टैक्स के बोझ से दबा हुआ है। 2014 के बाद फरवरी में मोदी सरकार अपना 10वां पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। इनकम टैक्स की छूट की सीमा जो 2014 में थी, वही 2023 में भी है। आज हर आदमी महंगाई के बोझ के तले दबा हुआ है और स्पेशली वेतनभोगी जो लोग हैं वो महंगाई से परेशान है और वो ये चाहते हैं कि जो टैक्स लिमिट है वो 2.5 लाख से 5 लाख करी जाए। उनकी उम्मीद है और हम भी उनकी तरफ से इस मुद्दे को रखना चाहेंगे। हम भी चाहेंगे कि नए टैक्स लिमिट को बढ़ाया जाए। इसके अलावा हम जो बजट से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ स्पेशल महिलाओं के लिए इसमें कुछ विशेष प्राविधान होना चाहिए, कुछ स्कीम्स उनके लिए आनी चाहिए। आज हमारे देश में लोगों के जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मुझे लगता है कि कुछ इंसेंटिव्स आने चाहिए। तो ये सब हमारी अपेक्षाएं हैं इस बजट से और देखते हैं कि ये कैसा रहता है, उसी के अनुसार हम चर्चा करना चाहेंगे संसद में। हम बात करना चाहेंगे किसानों के मुद्दे पर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए कि हमारे किसान 1 साल तक सड़कों पर रहे, 1 साल से भी ज्यादा, और उसमें हमारे 700 किसान शहीद हुए। और मैं कहूंगी कि हमारी सरकार ने भी उदारता दिखाते हुए किसानों के 3 बिलों को वापस लिया। परंतु आज भी बहुत मुझे दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि आज भी किसान हमारे फिर से सड़कों पर हैं। ना तो उनको लागत का मूल्य मिला है, न ही उनको एमएसपी के ऊपर कोई गारंटी मिली है और न ही उनकी जो दूसरी परेशानियां थी, जैसे कि उनका इंश्योरेंस का मुद्दा था या बिजली का मुद्दा था, इन सब चीजों पर भी उनको कोई राहत नहीं मिली है। तो हम चाहेंगे कि हमारी सरकार जो है वो किसानों के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और जो भी चीजें हैं, कृषि के जो सामान है जो उनके लिए वो यूजफुल है, उनके ऊपर जीएसटी कम करे और उनको हर तरह से राहत दे, जिसके लिए कि हम एक किसानों के मुद्दों के लिए हम बहुत मजबूती से इस मुद्दे को हम उठाना चाहेंगे। विकास रंजन जी, वाम दलों की तरफ से कई सारे मुद्दे गिनवाए जाते हैं। इस सत्र में कौन से ऐसी चर्चा के विषय आप चाहते हैं कि आप जो है सदन में लाएं? देखिए, इस बार संसद में जरा गहरा सवाल उठाएंगे हम आर्थिक स्थिति पर। डिटेल्स में जा रहा है बाद में। बेरोजगारी, महंगाई, फूड सिक्योरिटी, इस बारे में हमको आवाज उठाना जरूरी है, उठाएंगे। नेशनल यूनिटी का सवाल भी है, जिससे आरएसएस आदमी ने कम्युनल डिजार्मोनी का बात फैला रहा है, इसके खिलाफ, कम्युनल पोलराइजेशन के खिलाफ,
जुडिशियरी के ऊपर जैसे हमला हो रहे हैं, इसके खिलाफ हमको आवाज उठाना चाहिए। ये सारे मुद्दे हम इस संसद के अधिवेशन में उठाएंगे। आप जानते होंगे इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब है। हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो कम हो गए, कंट्रैक्टेड हो गए करीब 4%, जहां इन अक्टूबर में था। हम देखा है कि ईयर टू ईयर जो डेटा निकल रहा है उससे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में करीब 5.4% घटा हुआ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स पर भी हम देखा है कि अक्टूबर में जहां हम खड़े थे 137.6 पर, उससे हम गिर गए सितंबर 2021 में। हमारा जो कंज्यूमर प्रोडक्शन हो रहा है उसका भी ड्यूरेबिलिटी, उनका स्थायित्व ये भी गिर रहा है 15.3%। इकोनॉमिक स्थिति बहुत गहरा है, इससे उबारने के लिए ज्यादा बहस होगा, सवाल होगा। इससे जुड़े हुए है बेरोजगारी के सवाल। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम बेरोजगारी घटाने का बदले ये ज्यादा बढ़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर जी ने ये वादा किया था कि साल में 2 करोड़ आदमी को काम मिलेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सच हुआ नहीं, कोई कोशिश भी हुआ नहीं इसको सर्च करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8.8% हो गया दिसंबर में, जब वो नवंबर में 8% था। और शहरी जो बेरोजगारी है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी बहुत लंबी एक धकल हुई है 9.6%, और गांव में रूरल एरिया में 7.8%। तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी एक गहरी समस्या है। इसमें पूरा देश का युवाओं का समस्या बढ़ रहा है, उनका मन में अस्थिरता पैदा हो रही है, धीरे धीरे वो अस्थिर हो रहा है। इसका मतलब कि वो एजिटेशन पे जा रहा है। ये बहुत गहरा सवाल हमको उठाना पड़ेगा। इसी के साथ चल रहे हैं पास ये महंगाई। हमने बहुत सारे सवाल जब तक उठा रहा है 2020 साल से भी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, हमारा इकोनॉमी इतना वीक हो गया। इन्फ्लेशन बढ़ने से आम आदमी के ऊपर जो बोझ बढ़ता है, इसका ध्यान सरकार ने अभी तक कभी नहीं लिया है। बहुत साल से सुझाव दे रहे हैं, करीब 2020 साल से, कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पब्लिक इन्वेस्टर होना चाहिए जॉब जनरेट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया पर ज्यादा जोर देना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। इसके आधार पर भी हमको चर्चा करना पड़ेगा, ये गंभीर चर्चा हुआ। लेकिन एक चीज जो देखा गया है कि विपक्ष की तरफ से मुद्दे तो बहुत होते हैं, लेकिन संसद में उसको उतने प्रभावी ढंग से, उतना इफेक्टिवली नहीं उतार पा रहे हैं। तो उसके वजह क्या कारण है? नहीं, ये तो सवाल जो आपने पूछा है, ये तो आपसे मैं सहमत नहीं हूँ। विरोधी तो ये आवाज उठा रहे हैं, लेकिन होता है कि हमारा संसद में जो इतना दिन तक जो दिखा है, सरकार की तरफ से इसमें डिस्कशन करना, बहस करने से इनका थोड़ा नाराजगी है। ये नहीं चाहता है कि डिस्कशन हो। नहीं चाहने का बाद हंगामा होता है, टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद बोला ठीक है हम जो बहस करेंगे, लेकिन ये बहस करने के लिए जितना टाइम होना चाहिए उतना टाइम नहीं मिलता है। इसी आधार पर अगर सोच होता है कि विरोधी पक्ष में जितना जोर से, जितना तबीयत से इसको उठाना चाहता है, ये उठा नहीं पाए, लेकिन ये सही बात नहीं है। उठा रहे हैं हम लोग, तो उसी लिए चर्चा भी हो रहा है, लेकिन उनका आवाज बुलंद है कि उनका जो ज्यादा मेजोरिटी है, मेजोरिटी आवाज से विरोधी सर को निभाना चाहता है, ये कोशिश कर रहा है। इसके खिलाफ भी हम आवाज उठाना चाहिए। आपने जो बताया वो सही है, हमको सही ढंग से उठाना चाहिए। फूड सिक्योरिटी का सवाल, ये सरकार ने वो मान लिया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट प्राय 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन उनको लिए वो मगना ये फूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको फीड देना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आम आदमी को रोजगार करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वो खुद अपना जो जरूरत की चीजें है खाने के लिए वो नहीं अपना रहे हैं। ये सरकार के ऊपर डिपेंड होना है, ये सही बात नहीं है। सरकार तो ये बोल रहा है कि हंगर इंडेक्स में हमारा इतना जो गिरावट दिखा रहा है, इंटरनेशनल फिगर्स, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये बात उनका साबित हुआ जब वो मान गया कि 2/3 ऑफ द पीपल को उनको खाना देना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा चालाकी है। देखिए 5 किलो फूड ग्रेन देना चाहिए था 81.35 करोड़ पीपल को। नाउ दे विल नॉट गिव 5 किलो फूड ग्रेन्स इन सब्सिडाइज्ड रेट। ये जो चल रहा था 3 टका पर राइस मिलना, 2 kg व्हीट मिलना, 1 kg ग्रेन मिलना, दिस फैसिलिटीज, ये सुविधाएं थे, ये सुविधाएं FSC एक्ट में है। लेकिन फिर भी ये छोड़कर उन्होंने बताया है कि हम वो नहीं देंगे, हम आपको 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स पर हेड बिना कोई मूल्यों से, पैसा से लेकर देंगे। इस आधार पर ये साबित होता है कि देश में फूड प्रॉब्लम है, फूड सिक्योरिटी का गहरा प्रॉब्लम है। सरकार इसको निपटने के लिए रोजगारी बढ़ाने का बदले
उनको डिपेंडेंट कर रहा है डोल पर, ये ज्यादा अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए, देश के लिए भी। ये उठाएंगे इसको सरकार जब नहीं संभाल पा रहा है, ये बेरोजगारी बताइए, आर्थिक स्थिति बताइए, फूड सिक्योरिटी की बात बताइए, तो उन्होंने ये गलत पथ लिया। ये गलत तरीका से कम्युनल पोलराइजेशन का आवाज उठा रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। यूनिटी ऑफ कंट्री उन्होंने अभी छोड़ दिया। अभी उनका जो पूरा प्लानिंग है कि डिविजन प्लानिंग लाओ, क्रिमिनल अटैक्स हो रहा है मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा जिम्मेदारी होती है डेमोक्रेसी में कि जो भिन्न शहर है, जो माइनॉरिटीज है, इसको प्रोटेक्ट करना। कि हम देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली इसको प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिन्होंने इस पर हमला कर रहा है इसको सरकार से प्रोटेक्शन दे रही है। अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया हेट स्पीच वायलेंस के बारे में। ये सोशल इनसिक्योरिटी का बढ़ा रहा है, इसका खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। सरकार और बीजेपी की तरफ से ये हमेशा कहा जाता है कि विपक्ष जो है संसद चलने नहीं देती है। सरकार जब आपको जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे, उसका आसान आवाज है कि विरोधी पक्ष में आवाज संसद नहीं चलने दे रहे। हम क्या मांगते हैं? हम सुबह ही जाके मांगते हैं कि इसी आधार पर डिस्कशन लाओ। सरकार बताए कि नहीं डिस्कशन इस पर नहीं होगा, हमने जो तय किया है उसी पर डिस्कशन करो। अगर सरकार डिस्कशन का ढंग तय कर देंगे संसद में, तो विरोधी पक्ष का क्या भूमिका होगा? इसी आधार पर तो संसद में बहस होता है, संसद में डिस्टर्बेंस होता है। होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। इसका जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा सरकार का लेना पड़ेगा। सरकार इज रिस्पॉन्सिबल टू रन द पार्लियामेंट एंड सरकार को ये समझ में आना चाहिए पार्लियामेंट ये विरोधी पक्ष के लिए डिस्कशन का क्षेत्र है। यहाँ पर उनको पूरा बिल्कुल स्वाधीनता मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं मिल रहा है। जब भी आवाज उठाओ, नहीं आप काम करो, आपका मुताबिक डिस्कशन आओ, उसके बाद सरकार जो देते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसी पर आधार करो, उसी पर डिस्कशन करो। ये ठीक नहीं है, लेकिन ये होता है, चलते रहेगा। इससे ज्यादा गहरा मुद्दा हो है आपका जुडिशियरी के ऊपर। जैसे आप देख रहे हैं कि सांप्रतिक काल में लॉ मिनिस्टर जैसे हमला बचा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ये तो अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। श्रद्धा ढंग से इनको मानना पड़ेगा। कॉलेजियम का जो रिकमेंडेशन होता है, अगर तुम कॉलेजियम को स्वीकार करो और ना करो, ये तो चालू है। अगर स्वीकार ना करो तो इससे ज्यादा अच्छा कोई तरीका है, कानून लाओ। आप कानून लाने का बदले सुप्रीम कोर्ट से संघर्ष कर रहे हो, कॉलेजियम को रिकमेंडेशन नहीं मान रहे हो। ये इंडिपेंडेंस के लिए अच्छा नहीं है। आम आदमी के लिए भी ये सोच रहा है कि जुडिशियरी के ऊपर अगर सरकार का कोई भरोसा नहीं है तो हमका क्या भरोसा होगा। ये गहरी बात है, ये सोचना पड़ेगा। हम ये उठाएंगे सेशन में भी। अगर आप चाहते हो तो अच्छी ढंग से नरेशन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो तय किया है कहाँ गलत है, गलती पथ के हटा के ठीक ढंग से लाओ। ये कोशिश नहीं हो रहा है। सारंगी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन से ऐसे मुद्दे होंगे? बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण संसद अधिवेशन होता है और हम सब इस सत्र के लिए का इंतजार करते हैं। अगर मैं कहूँ तो चुप्पी नहीं होगी, हम इसकी अपेक्षा करते हैं। और करीबन इस बार 27 सिटिंग होने वाले हैं, संसद चलेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह 2 सत्र में होता है और बीच में रिसेस भी होगा। और जो पहला सत्र है वह जनवरी 31 से शुरू हो रहा है और फरवरी 13 तक चलेगा। और उसके बाद फिर रिसेस है और उसके बाद जो सत्र शुरू होगा वो फरवरी 14 से लेकर मार्च 12 तक चलेगा। और मैं कह दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं। पहली बात, हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और उसके बाद का जो संबोधन होगा उस पर मोशन ऑफ थैंक्स होगा और उसमें बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सांसद बोलेंगे, अपने मत रखेंगे और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी उस मोशन ऑफ थैंक्स पर उनकी सरकार का जवाब रखेंगे। ये ऐसा होता है हर बार। इसके अलावा बड़ी बात है कि 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, वो बजट रखेंगी, देश के समक्ष पेश करेंगी और उसके बाद सारे जो सांसद हैं वो अपने अपने वक्तव्य जारी करेंगे, अपने अपने वक्तव्य रखेंगे। जितने भी मंत्रालय हैं सबके डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर वाद विवाद होगा। और मुझे लगता है कि यह जो वाद विवाद की शुरुआत इस सत्र में हो जाएगी, लेकिन रिसेस के बाद वाला जो सत्र है फरवरी 14 से मार्च 12 तक का रिसेस है। मार्च 13 से अप्रैल 6 वाला जो सत्र होगा उसमें विभिन्न मंत्रालयों के डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बातचीत होगी और उसके बाद मैडम निर्मला सीतारमण
अपना वक्तव्य रखेंगी। तो मुझे लगता है ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंशियल एड्रेस और बजट डिस्कशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि पिछली बार 4 दिन पहले जब हमारा सत्र खत्म होना था, शीत अधिवेशन, 4 दिन पहले इसे बंद करना पड़ा क्योंकि क्रिसमस आ गया था और इसकी वजह से 16 नॉन फाइनेंशियल बिल्स में से 7 ही पेश किए गए थे, तो बाकी बिल भी पेश किए जाएंगे। और जहां तक सरकार का सवाल है, देखिए हमने जो काम किया और जो हम काम कर रहे हैं उस विषय पर हम निश्चित तौर पर बातचीत करेंगे। और जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, आदरणीय प्रधानमंत्री की हर एक क्रिया पर उन्हें प्रतिक्रिया देनी होती है। दुख की बात है कि हमेशा नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है, तो वो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कह दूं कि हमने बहुत काम किया और हम बहुत काम कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं और विकास इतना हो रहा है कि इसका रिपोर्ट कार्ड हमारे हाथों में होगा और हम उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर संसद में जाएंगे और हमारी सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं, आप कृषि की बात लें, आप शिक्षा की बात लें, आप स्वास्थ्य की बात लें, आप नई शिक्षा नीति को भी जोड़ लें, आप आत्मनिर्भर भारत की बात करें, आप गति शक्ति योजना की बात करें, आप अर्थव्यवस्था की बात करें, हम हर एक का विषय पर अपने कार्य का ब्यौरा देने के लिए राजी हैं। यह आजादी का अमृत काल चल रहा है और इस आजादी के अमृत काल में हम सबका सामूहिक दायित्व है कि देश को हम कैसे आगे ले जाएं, इस दिशा में हम सब मिलकर काम करें। अप्रजित जी, आपने एक बात कही कि विपक्ष का रवैया नकारात्मक है और व्यवधान पैदा करता है। विपक्ष की तरफ से ये बात कही गई कि वो संसद में कई सारे मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन जिस स्वरूप में वो अपनी बात रखते हैं उसको लेकर कई बार उनको उस तरह से परमिशन नहीं मिलती, चाहे वो रूल के तहत अपनी बात रखना चाहते हैं। तो ऐसे में जो टकराव की स्थिति भी देखी गई कई बारी, सांसद होने के नाते आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत निष्पक्ष तरीके से कहना चाहूंगी कि सरकार सबको लेकर चलने की कोशिश करती है। हर एक विषय पर हम वाद विवाद करें, ऐसा वातावरण स्पीकर साहब की तरफ से या फिर हमारे वाइस चेयरपर्सन साहब की तरफ से राज्यसभा में बनाया जाता है। और आप किसी भी बिल को ले लें, सबको समय दिया जाता है, सबको सहयोग दिया जाता है। लेकिन अगर अपोजिशन चाहे कि नहीं हम हंगामा करके अखबार की सुर्खियों में रहें, तो क्या किया जाए? अगर हम अपोज करना है इसलिए अपोज करें, विरोध करना है इसलिए विरोध करेंगे, तो रूलिंग पार्टी क्या करेगी? तो ऐसी स्थिति होती है। देखिए, हर बार वॉकआउट होता है। जब अच्छी बात कुछ होती है तो वॉकआउट हो जाता है। अगर हम किसी बात को कहना चाहते हैं तो उसके बाद वॉकआउट होता है। तो वॉकआउट होने से किसी भी निर्णय पर प्रभाव न पड़े, नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इसका ध्यान हमारे वाइस चेयरमैन साहब और हमारे स्पीकर साहब रखते हैं। तो देखिए, भी ऐसा है कि बहुत सारे बिल्स आएंगे, तो हर एक बिल पर ये चर्चा करें। अगर किसी इशू पर डिस्कशन चाहते हैं तो रूल 193 के अंतर्गत हाफ एन आवर डिस्कशन की मांग करें। स्पीकर साहब या वाइस चेयरपर्सन साहब ये लोग समय देखकर उस पर स्वीकृति प्रदान करेंगे। तो मुझे लगता है कि बड़े सकारात्मक वातावरण को बनाने की सरकार की तरफ से कोशिश की जाती है। हम सबकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है कि विपक्ष साथ नहीं देती है, क्योंकि अगर साथ देगी तो वो चर्चा में नहीं रहेगी। कुछ ऐसी बातें होती हैं जब सरकार का साथ देना जरूरी है। हम चाहते हैं कि वो स्वीकृति दें, हमें हमारे साथ रहें, अपने मंतव्यों को दें। हम उन मंतव्यों पर गौर फरमाना चाहते हैं, लेकिन हर एक बिल को अगर हम स्टैंडिंग कमेटी को भेजें, ऐसा वो कहते हैं, ऐसे कहने से तो विकास रुक जाएगा, विकास ठप पड़ जाएगा, जो बिल्कुल सही नहीं है। हमें ऐसा कार्य करना है जो देश के हित में हो और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कराने में जो सहायक हो, ऐसा काम करना चाहिए। जैसे आपने सुना, हमारे सारे जितने पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और आने वाले सत्र में उनकी क्या प्राथमिकता है और सरकार की तरफ से क्या प्राथमिकता रहेगी, उसके ऊपर चर्चा सुनी। बातचीत करने और हमारी बातचीत को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार के.वी. प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।